मैथमेटिकल टूल्स में चलो आगे बढ़ते हैं, बरोबर। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और वो सब सीखा। अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ फंक्शन एंड व्हाट इज अ ग्राफ। सो व्हाट सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज अ फंक्शन। So if there is a there are two variables, one is x and second is y, and if there is any relation between x and y, then we can say that the y is a function of x. बरोबर, if there is a relation between two variables x and y, it can be said that y is a function of x, and it can be written like y is f of x. F of x, it's mean x की वैल्यू चेंज करेगी तो उस पे y की वैल्यू डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू भी चेंज होगी जाएगी, बराबर है। द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। हियर fx इज अ फंक्शन। सो व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, तो फंक्शंस कितने टाइप के हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। सपोज y इज कनेक्टेड विथ x in such a manner that y is equal to ax square plus bx plus c. It means that this is a polynomial. What? Polynomial. So this function can be said polynomial function. Therefore y is a polynomial function of x. In second, y is made up of cos x and sin x. Cos sin are trigonometric function, so we can say that y is a function of x but of trigonometric function, बराबर। 3. y is a log x square. It means log is a logarithm. आगे जाके हम वो फंक्शन पढ़ने वाले हैं। So it is a logarithm या तो logarithmic function ऐसे बोल सकते हैं। And 4. y is equal to exponential form of x. It can be write either like this, either or like this. These both are correct. So y is equal to exponential of x and e raised to x. So here e is written as the exponential function. क्या बोलेंगे उसको? Exponential function. So mainly जो functions है कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के हैं। तो y is a function of x. तो y की वैल्यू x पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू भी चेंज होगी। तो हम बोल सकते हैं कि y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। और जो फंक्शन है वो डिफरेंट रिलेशन हो सकता है कि भाई ये भी रिलेशन है, एक ax स्क्वायर प्लस bx क्यूब प्लस cx रेज़ टू 4 वो भी हो सकता है, बराबर। तो रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंडामेंटल या कोई भी फंक्शनल रिलेशन दोनों के बीच में हो सकता है। नाउ व्हाट इज द ग्राफ। सो इफ वी रिप्रेजेंट relation, if we represent the relation between y and x by any picture in a coordinate system, मतलब it is a pictorial representation of relation between x and y in a coordinate system, it is called the graph of y versus x or x versus y. So relation of y and x can be represented on coordinate system using suitable scale. It is called graph of y versus x or x versus y. लेकिन y versus x मतलब ये एक्सिस जो है उस पे y आएगा और ये एक्सिस पे x आएगा। Suppose there is a relation such that when the value of x is x1 we get y is a y1, when x is x2 we got y is a y2, when xn, और जैसे जैसे आप पॉइंट लेते जाओगे अलग अलग पॉइंट्स लेते जाओगे वैसे अलग अलग y की वैल्यू मिलती जाएगी। आपने कोई n पॉइंट लिया xn तो आपको yn उतना मिला ये। तो ये सभी पॉइंट्स को आप एक कर्व से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये कर्व बना उसको बोलेंगे आप ग्राफ ऑफ y वर्सेस x, ग्राफ ऑफ y वर्सेस x। तो ग्राफ क्या है, फंक्शन क्या है वो आपको पता चल जाना चाहिए। लिख लो चलो वीडियो पॉज करके। चलो अभी आगे समझते हैं कि व्हाट आर द शेप्स ऑफ ग्राफ। आप y वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हो तो उसका शेप कैसा आएगा, तो कुछ नोन शेप्स है उसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं
कि भाई शेप तो हम सर्कल जानते हैं, पैराबोलिक जानते हैं, इलिप्टिकल जानते हैं, स्ट्रेट लाइन जानते हैं, पर हाइपरबोलिक जानते हैं। तो ये सब शेप्स हमको पता है। तो हमको पता कैसे चलेगा कि भाई ग्राफ का शेप ऐसा आएगा, ऐसा नहीं आएगा? तो याद रखो, उसका इक्वेशन देखेंगे आप तो आपको पता चल जाना चाहिए। उसका इक्वेशन देखोगे, उस पर से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ग्राफ का शेप कैसा आएगा। सपोज, चलो सबसे पहले स्टार्ट यहां से करते हैं। फर्स्ट, योर इक्वेशन इज गिवन, द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज गिवन लाइक दिस, ax plus by plus c. x and y both has one power, both are in डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो y इज प्रोपोर्शनल, तो ऐसे लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, ये मैं लिख देता हूं mx प्लस c। सपोज y की एक पावर, x की एक पावर, बराबर, दोनों की एक एक पावर है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो ग्राफ इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। x की एक पावर, y की एक पावर, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। उसमें m क्या है तो उसको स्लोप बोलते हैं, वो क्या आगे आएगा, अभी पढ़ते हैं थोड़ी देर बाद। लेकिन जब x की एक पावर, y की एक पावर, बोथ हैज वन पावर एंड पॉजिटिव वन पावर, then equation is called a linear equation and the graph of linear equation will be straight line। चलो प्रूव करते हैं। सपोज दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, 1 2 3 4 मैंने मार्क किया है, यहाँ पे 1 2 3 4 मार्क किया है, and we got the relation y is equal to 2x plus 1। suppose now taking if x is equal to 0, चलो x 0 लेते हैं, x 0 तो y क्या आएगा 1, x माइनस 1, x क्या माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू 0 रख दो तो y कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। x की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू 0, तो y कितना मिला, 1। फिर आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू 1 ले लो, x की वैल्यू 1, x 1 लोगे तो y कितना मिलेगा, 3 मिलेगा ना, पक्का। x 1 लो तो y 3 मिलेगा, x माइनस 1 लो तो y माइनस 1 मिलेगा, ये रहा। x 2 लो तो ये आपको 5 मिलेगा, 2 लोगे तो ये आपको 5 मिलेगा। ये से सभी पॉइंट्स आते जाएंगे, ये सभी पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दो तो आपको ये मिलेगा स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। तो आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि ग्राफ कैसा आएगा, बरोबर है। तो x की एक पावर, y की एक पावर, तो ग्राफ का शेप होगा स्ट्रेट लाइन। चलो सेकंड, फॉर सेकंड, इफ इक्वेशन इज लाइक दैट, ax square plus by plus c is equal to 0 and or ax plus by square plus c is equal to 0, it means that one variable has one power and second variable has two power, both are positive. So x has one power, y has two power. Here x has two power और y has one power. लेकिन मानो कि इक्वेशन में x स्क्वायर भी है और x भी है, तो जो मैक्सिमम पावर है वो काउंट करनी होती है। ओके, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे y की 1 पावर, यहाँ पे x की 1, y की 2। इट मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू ky प्लस c, यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने लिख दिया ये प्लस और माइनस mx प्लस c डैश। तो ग्राफ आएगा पैराबोलिक। क्या आएगा, पैराबोलिक। सपोज रिलेशन इज गिवन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये रिलेशन हमको दिया है और ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। चलो सबसे पहले x 0 लो, भाई x 0 लूंगा मैं तो y भी 0 आएगा, तो आपका एक पॉइंट यहां पे मिलेगा। x 1 ले लो, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू प्लस 2 या माइनस 2, यहां पे 1 लोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू प्लस 2 और माइनस 2। x की वैल्यू 4 ले लो, चलो x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4 प्लस 4 माइनस 4। एक कर्व ड्रॉ करोगे आप तो ये कर्व ऐसा आएगा, ये बरोबर। आप और भी वैल्यू x की ले सकते हो और सभी पॉइंट प्लॉट करके उसको कनेक्ट करोगे तो ये ऐसे आएगा। इसको बोलेंगे पैराबोलिक शेप। कौन सा शेप, पैराबोलिक शेप।
बरोबर है। तो देखो ये आ गया। अभी दोनों में थोड़ा ध्यान रखो, यहां पर ये ग्राफ है जो ओरिजिन में से पास नहीं हो रहा है। ये इक्वेशन में देखो y इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल एंड 1 इज कांस्टेंट। जो इक्वेशन में कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो ग्राफ कभी भी ओरिजिन में से पास नहीं होगा। जो इक्वेशन में कोई कांस्टेंट है तो ग्राफ कभी भी ओरिजिन में से पास नहीं होगा। मतलब x की वैल्यू 0 ले लो तो y 1 होगा, y की वैल्यू 0 ले लो तो x की कुछ वैल्यू होगी, हाँ कि नहीं। तो समझो आप कि दोनों यहां पे कांस्टेंट टर्म है तो ग्राफ ओरिजिन में से पास नहीं होगा। लेकिन मानो कि कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ इतना है y = 2x, तो जब x की वैल्यू 0 होगी y की भी 0 होगी, उस टाइम आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन में से पास होगा। यहां पे देखो मैंने यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं लिया है, प्लस सी की कुछ +5 6 कुछ लिखा नहीं है। ओके, तो जब x 0 होगा y भी 0 होगा तो आपका ग्राफ उसमें से पास होगा। लेकिन कोई बोलेगा कि नहीं सर यहाँ पे +2 होगा तो +2 होगा तो आपका ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे, वो ओरिजिन में से पास नहीं होगा। बाकी शेप तो ऐसा ही रहेगा लेकिन वो ओरिजिन में से पास नहीं होगा। हो गया क्लियर? चलो अभी ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया वो y² = 4x के लिए है। सपोज एक और लिख देता हूं, x² = 4y, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? ये y, ये x, तो वो ग्राफ ऐसे आएगा। समझो आप, जिसकी 1 पावर है उसके सिमेट्रिक में आएगा। इस x की 1 पावर है तो पॉजिटिव x आगे पॉजिटिव है तो उसकी प्लस ये बात या नीचे की साइड सिमेट्री में आएगा। चलो सेकंड पढ़ते हैं यहां पे, इफ y² = -4x होगा, y² = -4x, तो ग्राफ सेम ही आएगा लेकिन वो ऐसे आएगा, क्योंकि ये आपकी नेगेटिव x है और नेगेटिव x के सिमेट्रिक में आएगा, हाँ कि नहीं? पता चला? वैसे ही सपोज ग्राफ आएगा x² = -4y, तो ये y, ये -y, ये x, तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। तीनों केस में वो ओरिजिन में तो पास होगा क्योंकि एक भी टर्म में कांस्टेंट टर्म नहीं है, बरोबर है। देख लो, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे थर्ड इक्वेशन देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स में ax² + by² + c, where a and b are equal, co-multiples of x² and y² are same, a and b। या तो फिर इसको लिख सकते हैं, मानो कि a की b की जगह पे a लिख दे और a से डिवाइड कर दे तो x² + y² = c/a, इसको हम r² भी लिख सकते हैं। सपोज दिस इज कांस्टेंट, so c/a can be taken as r²। the graph will be circle। एक ग्राफ कैसा आएगा? सर्कल। मतलब क्या कि x और y दोनों के 2 पावर और बीच में प्लस की साइन है, दोनों प्लस है, तो आपका ग्राफ कैसा आएगा? सर्कल आएगा। ओके, और जो इसका स्क्वायर रूट होगा c/a का, वो आपकी रेडियस होगी। सपोज हमने यहां पे लिया x² + y² = 36, तो चलो हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। x की वैल्यू कितनी? 0। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू +6 या तो फिर -6। जब y 0 होगा तो x +6 होगा और -6। बाकी के पॉइंट आप रखोगे तो बाकी के पॉइंट ऐसे आते जाएंगे। बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। बराबर है, ये कौन बन जाएगा? सर्कल। आप सुटेबल पॉइंट्स रख के फाइंड कर सकते हो, बराबर है। तो याद रखना है y की 2 पावर, x की भी 2 पावर, दोनों प्लस,
तो सर्कल आएगा। और यहां पे एरिया लिखेंगे, एरिया एनक्लोज्ड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, बरोबर है। ये एरिया जो बना ये वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। चलो सिमिलरली सेम इक्वेशन, लेकिन यहां ए और बी दोनों के कोमल्टीपल्स जो है ए और बी आर नॉट इक्वल, ए एंड बी आर नॉट इक्वल। इट मींस या तो ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मैंने यहां पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सपोज ये 1 हो गया, b 4 हो गया, तो देख लो ये। ओके चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जब y की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू प्लस 6, x स्क्वायर इज y 0 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इट मींस x इज इक्वल टू प्लस 6 और माइनस 6, x इज इक्वल टू प्लस 6 और x इज इक्वल टू माइनस 6। व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज 0 तो यहां पे 0 रख दो। y स्क्वायर इज इक्वल 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, therefore y is equal to प्लस 6 प्लस 3 और माइनस 3। और भी आप करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लोगे x और y की तो आपको ऐसे मिलती जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब आपका जो ग्राफ आएगा वो ये शेप का आएगा। ये आपका ग्राफ होगा। इसको क्या बोलेंगे, देखो भाई यहां पर सेम ही है, लेकिन यहां पर ये जितना है, ये जितना है उतना ये है। मतलब रेडियस दोनों x और y एक्सिस पे कैसी सेम थी, यहां पे ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग है और ये अलग है, बरोबर है। तो ये जो है उसको हम बोलेंगे a, क्या बोलेंगे a, इसको बोलेंगे b। तो ये होगा शेप इलिप्टिकल, इसको क्या बोलेंगे इलिप्टिकल, इलिप्स बोलेंगे, और ऐसे को बोलेंगे इलिप्टिकल शेप। चलो तो इलिप्टिकल में क्या होगा, एक बड़ी एक्सिस होगी उसको मेजर एक्सिस बोलेंगे और एक माइनर एक्सिस होगी। तो मेजर एक्सिस का हाफ कितना है a और माइनर एक्सिस का हाफ b। तो यहां पे एरिया एनक्लोज्ड, यहां पे लिखेंगे एरिया एनक्लोज्ड a इज इक्वल टू पाई ए बी, या तो इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो, तो एरिया होगा पाई R1 R2। यहां पे क्या था पाई R स्क्वायर, R1 R2 सेम ही है दोनों, तो R ले दो पाई R स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे पाई ए बी, ए और बी, या तो फिर इतना R1 इतना R2 है तो पाई R1 R2 बोल सकते हो गया। तो आपको ग्राफ को देख के पता चलना चाहिए कि भाई x स्क्वायर है y स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर स्क्वायर है, सेम दोनों के कोमल्टीपल्स है, तो ये सर्कल आएगा। लेकिन जो सेम नहीं है लेकिन प्लस प्लस है दोनों स्क्वायर में, तो ये इलिप्टिकल आएगा, बराबर है। ड्रॉ कर लो, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आगे, और एक इनवर्स पोलिनोमियल फंक्शंस। भाई यहां पे देखो तो x और y दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, x की m पावर और y की n पावर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट c। सो वी कैन राइट दैट x रेज़ टू m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ n पावर ऑफ y। सो xn इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y रेज़ टू n। जो ये रिलेशन होगा इनवर्स, तो क्या होगा वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ पे मार्क किया x y वर्सेस x, यहाँ पे मार्क किया, और दो इक्वेशन लेता हूं मैं। x1 y1 इज इक्वल टू 16, उसमें x की भी 1 पावर है y की भी 1 पावर है। सो वी कैन राइट दैट y1 इज इक्वल टू 16 अपॉन x स्क्वायर, एंड इन सेकंड इक्वेशन वी आर टेकिंग x2 स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 16। इट मींस y2 इज इक्वल टू 16 अपॉन x2 स्क्वायर, हाँ कि नहीं। तो यहां पे x की y की 1 पावर x की 2 पावर, तो क्या आता है वो देख लेते हैं। सपोज चलो ये इक्वेशन है, सबसे पहले x 0 लेंगे, यहां पर 0 या यहां पर 0,
पर दोनों जगह पे x 0 रह गए तो आपको y क्या मिलेगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब यहां ऊपर कहां पे होगा? बहुत ऊपर, वो हम नहीं लिख सकते। x 1 होगा, 1 होगा, जो 1 होगा, x की वैल्यू 1 होगी, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहां पे कहां पे होगा? 16 सपोज। ऊपर कहां पर होगा? यहां पे 16। ओके, x की वैल्यू 1 होगी तो 16, x की वैल्यू 2 ले लो भाई। x की वैल्यू 2 लेंगे, ये इक्वेशन सबसे पहले देखते हैं। तो x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 2 रखे तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो y की वैल्यू हमको 2 मिली, हाँ कि नहीं? जब x की वैल्यू 4 लेंगे, 4 1 2 3 4, तो ये भी हमको 4 मिलेगी, तो इक्वेशन ये यहां पे आएगा। फिर x की वैल्यू हम 8 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमको y की वैल्यू 2 मिलेगी, हाँ कि नहीं? और फिर वो आगे मिलता जाएगा। तो ये ग्राफ का शेप कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, हाँ कि नहीं? ये अपना ग्राफ बना, कौन सा? y1 इज इक्वल टू 16 अपॉन x1। चलो सिमिलरली यहां पे आ जाते हैं, कहां पे? x2 पे 7। तो भाई जब 0 लिया तो y2 इंफिनिटी मिला, जब x2 1 लिया तो y2 हमको 16 मिला, लेकिन जब x2 हम अभी 2 लेंगे, x2 की वैल्यू 2 लेंगे, तो y2 की वैल्यू क्या मिलेगी? तो हमको ग्राफ यहां से मिलेगा, लेकिन जब x2 की वैल्यू 2 तो y2 की वैल्यू 4, तो आपका ग्राफ सीधा ऐसे आएगा, ऐसे। x2 की वैल्यू 3, तो वो यहां पे 3 लिखोगे तो बोलो ध्यान से, 16/9, 4/3 तो 16/9 तो 1.7, तो 1.777, तो 1.8 समथिंग यहां पे आएगा 3। तो आप ये ग्राफ देखते जाओगे तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा, यहां से ऐसे मिलेगा, आगे ऐसे मिलेगा ये ग्राफ, बरोबर? तो देखो, एक मैंने ब्लैक पेन से ड्रॉ किया, एक ब्लू पेन से, ये आपको ऐसे मिला, ये आपको थोड़ा और नीचे कर्व मिला थोड़ा, हाँ कि नहीं? तो जैसे जैसे जो डिनोमिनेटर में उसका पावर इंक्रीज होता जाएगा, यहाँ पे x की 1 पावर है, यहाँ पे x की 2 पावर, जितनी पावर ज्यादा होगी ये ग्राफ उतना ही नीचे कर्व होता जाएगा, बरोबर है? तो सपोज मैं ग्राफ यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये, तो ये ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ किया और एक ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तो यहां पे x⁻m, या तो लिखता हूं y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x⁻n, और यहां पे लिखता हूं ये ग्राफ जो है y इज इक्वल टू 1/x⁻n, तो सिंपल m से n ग्रेटर देन होगा, जितनी पावर ज्यादा होगी वो नीचे से उतना कर्व्ड होगा, हाँ कि नहीं? तो क्लियर होना चाहिए कि इनवर्स फंक्शंस के लिए क्या बोल रहा हूं, ध्यान रखना। यहाँ पे जो एक पावर, तो इनवर्स फंक्शन के लिए पहले तो ग्राफ ऐसा आएगा, आपने बॉयल का लॉ पढ़ा होगा, P वर्सेस V का ग्राफ, बरोबर है? तो उसमें ग्राफ ऐसा आएगा, जो हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे x की 1 पावर है और 2 पावर है, तो 1 पावर का ऐसा आएगा, तो 2 पावर का उससे भी कर्व्ड आएगा, 3 पावर का तो इससे भी कर्व्ड आएगा, बराबर है? तो अब जैसे जैसे पावर इंक्रीज करते जाओगे डिनोमिनेटर में, और भी कर्व्ड होता जाएगा, बराबर है? चलो, ये इनवर्स पॉलिनोमियल के लिए मैंने लिखवाया। अभी आगे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वैसे तो 6 है, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2 की बात कर रहा हूं, बस साइन और कॉस, क्योंकि मुझको फिजिक्स में इतने की जरूरत पड़ेगी, जब tan cot की पड़ेगी तो तब की बात तब करेंगे, लेकिन अभी साइन कोसाइन की मुझको तो पड़ेगी, पक्का जरूर पड़ेगी कोई ना कोई एमसीक्यू में। तो यहां पे उसका शेप कैसा आएगा वो देखते हैं। समझ लो, हम एंगल कहां तक लिख सकते हैं भाई? वैसे तो आप जो एंगल्स की वैल्यू जानते हो 0 से 90 की जानते हो, लेकिन लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो करवाया, उसमें जो मैथमेटिकल टूल्स का हमने फर्स्ट लेक्चर लिया ट्रिगोनोमेट्रिक, उसमें मैंने आपको 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 एंड 270 से 360, इट मींस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें साइन कॉस की वैल्यू, tan की वैल्यू क्या होती है वो मैंने आपको सबको समझाया। हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में
कॉस और सेक पॉजिटिव, हाँ कि नहीं? ओके, तो यहां पे देखो हमने एक इक्वेशन लिया है y1 इज इक्वल टू 10 sin x1 एंड y2 इज इक्वल टू 10 cos x2। सबसे पहले साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अभी ध्यान रखो, चलो x की वैल्यू 0, भाई x की वैल्यू 0, भाई 0 ले लो, चलो तो क्या होगा, जो x की वैल्यू 0 तो साइन 0 0, तो आपको y 0 मिलेगा। जब x की वैल्यू 10 डिग्री 20 डिग्री आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। साइन की वैल्यू जब 30 डिग्री रेडियन में बोले तो π/6 होगी, तो साइन 30 1/2 1/2 10/2 मतलब 5। तो जब ये वैल्यू 30 होगी आपको यहां पे एक पॉइंट मिलेगा। जब एंगल 30, x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 5। जब x की वैल्यू 45, साइन 45 1/√2, 5 into 2/√2 तो 5√2, 5√2 मतलब 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहां पे 7 पॉइंट समथिंग आएगा ये, बरोबर। फिर ये यहां पे आएगा बरोबर 60 पे, और साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 1 रखेंगे तो यहां पे मुझको वैल्यू मिलेगी कितनी 1। ये सबको आप स्मूथ कर्व से ड्रॉ कर दो तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा। चलो ये तो कहां पे एंगल हुआ 0 से 90, लेकिन अभी 0 से 90 का एंगल हुआ, अभी आगे जा रहे हैं 90 से आगे, तो क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड क्वाड्रेंट में वही वैल्यू रिपीट होगी, और जो साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। मतलब 120, साइन 120 की बात करें तो मैंने आपको कल सिखाया साइन 120, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, साइन 60, हाँ कि नहीं? मैंने बोला कि ये जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है उसको एक्यूट करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि x एक्सिस के साथ प्लस और माइनस करके, तो 120 है तो उसको मैं 180, मतलब x एक्सिस का एंगल 180 है उसके साथ माइनस 60 करके रख सकते हैं। तो 180 है तो फंक्शन साइन का साइन ही रहेगा, तो वैल्यू देखनी पड़ेगी साइन 60 की, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट सेकंड है और साइन तो उसमें पॉजिटिव है, तो साइन 120 की वैल्यू साइन 60 जितनी होगी, साइन 120 की वैल्यू साइन 60 जितनी होगी, मतलब ये यहां पे आएगा। सिमिलरली साइन 135 की वैल्यू यहां पे आएगी, साइन 150 की वैल्यू यहां पर आएगी, बराबर। साइन 150 की 180, साइन 180 पे आपको फिर से 0 मिलेगा, तो ये इक्वेशन जो ऐसे गया वो ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ऐसे। हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या आप 180 तक आ गए, अभी 180 से आगे जा रहे हो, तो 180, तो यहां पे मैं लिखता हूं क्या, कौन सा एंगल 210, तो वो क्या हो जाएगा 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, तो 180 प्लस मतलब क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब ये आप वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको माइनस साइन 30। 180 के साथ एंगल है इसलिए साइन का साइन रहेगा, लेकिन 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट उसमें साइन नेगेटिव होगा, और साइन 30 1/2 मतलब यहां पे रखेंगे तो 1/2, लेकिन माइनस, तो -5 आएगा। तो जब 210 की वैल्यू होगी तो ये यहां पे -5 होगा, फिर 215 -5/√2, फिर 2 से 40 तो यहां पे आएगा, और 270 पे यहां पे आएगा -10 पे। फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो वैल्यू ऐसे आती रहेगी, ऐसे आती रहेगी, ऐसे आती रहेगी, और लास्ट में फिर से वैल्यूज क्या हो जाएगी सब 0। आप जो वैल्यूज रखेंगे वो ऐसे आएगी कुछ, बरोबर है। और आगे भी आप जाओगे तो आगे वैल्यू ऐसे आएगी, इसको बोलेंगे साइन कर्व। क्या बोलेंगे इसको, साइन कर्व बोलेंगे, बरोबर है। तो ये शेप में जब आएगा 0 पे 0, 180 पे फिर से 0, 90 पे पॉजिटिव मैक्सिमम, और 270 पे नेगेटिव मैक्सिमम,
इसको बोलेंगे साइन कर्व, बरोबर है। चलो ये साइन कर्व हो गया। अभी बात करते हैं किसकी, कॉस कर्व। भाई कॉस की बात करेंगे तो जब x2 की वैल्यू 0 लेंगे, cos 0, तो cos 0 कितना 1, तो ये 0 लेंगे, तब ग्राफ साइन का ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा, cos का यहां पे स्टार्ट होगा। जो वैल्यू cos 30 की होगी वो sin 60 की होगी, जो sin 30 की होगी वो cos 60 की होगी। मतलब ये वैल्यू जो थी वो यहां पर मिलेगी आपको, ये वैल्यू आपको यहां पर मिलेगी, ये वैल्यू जो आपको यहां पे मिल रही थी वो आपको यहां पे मिलेगी। तो जब आप ये ज्वाइंट करोगे तो ऐसा ग्राफ आएगा। चलो ये कौन सा 0 to 90, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट। लेकिन जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, नेगेटिव, तो आपको सभी वैल्यूज मिलेगी, लेकिन सभी वैल्यू थोड़ी ऐसे मिलेगी, ऐसे 90 पे फिर से -10 होगा, फिर डिक्रीज होता 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 यहां पे आके ये 0 हो जाएगा, बराबर है। फिर से 270 पे फिर से डिक्रीज हो गया, और फिर आगे बढ़ते ये कितना हो गया 270, आगे होके यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट 270 to 360 वो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको ये जो कर्व मिला, ये वो कर्व कौन से, कोसाइन का, उसको बोलेंगे कोसाइन कर्व। ये कौन सा है, साइन कर्व, बरोबर है। तो आपको ये कर्व्स भी क्लियर होने चाहिए। 0 से स्टार्ट होगा तो साइन कर्व होगा, 0 वैल्यू है x की लेकिन मैक्सिमम होगा तो वो कोसाइन कर्व होगा, बरोबर है। देख लो एक बार फिर से, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो अभी बढ़ते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ। भाई स्लोप क्या होता है, बरोबर है। कोई भी ग्राफ ड्रॉ किया उसका स्लोप कैसा होता है तो डिटेल में समझते हैं, और ये हमको मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, बरोबर है। बहुत से ग्राफ्स में हमको स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो सब की हमको जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे ध्यान रखो कि भाई मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है कि सपोज y वर्सेस x का ग्राफ है, एंड y एंड x दोनों के बीच का रिलेशन लीनियर इक्वेशन है। लीनियर, जो लीनियर इक्वेशन होगा तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, हाँ कि नहीं। तो स्ट्रेट लाइन आएगा तो उस पर मैंने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए। ये जो लाइन बनी उस पे मैंने 2 पॉइंट कंसिडर किए, एक P पॉइंट। P पॉइंट जब होगा वहां पे x कोऑर्डिनेट x1 होगा, y कोऑर्डिनेट y1 होगा। सिमिलरली एक सेम पॉइंट है Q, भाई यहां पे उसका x कोऑर्डिनेट x2 है एंड y कोऑर्डिनेट y2 है। और सिमिलरली कोई थर्ड पॉइंट हमने कंसिडर किया R, इसका x कोऑर्डिनेट x3 और y कोऑर्डिनेट y3 होगा, बरोबर। तो समझो P पॉइंट से हमने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे, तो x1 x2 x3 पे इंटरसेक्ट करेगा, और y को y1 y2 y3 पे इंटरसेक्ट करेगा। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हुए x1 y1, इसके x2 y2 और इसके x3 y3। नाउ व्हाट इज द स्लोप? Slope of a graph is a ratio of difference of y coordinates to the difference of x coordinate in same order. What is the slope? The slope is a ratio of difference of y coordinates to the difference of x coordinate in same order. मतलब मानो कि मुझको PQ का स्लोप चाहिए, किसका? PQ का स्लोप। तो PQ के 2 पॉइंट, PQ के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1 और x2 y2। तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट मतलब y2 माइनस y1, तो स्लोप होगा डेल्टा y, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट टू द डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो y2 माइनस y1, तो यहां पे मैंने y2 माइनस y1 किया, तो नीचे मुझको x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। Therefore the difference of y coordinate to the difference of x coordinate in सेम ऑर्डर।
मतलब यहाँ पे y2 माइनस y1 तो नीचे x1 माइनस x2 नहीं चलेगा, यहाँ पे y1 माइनस y2 तो x1 माइनस x2, y2 माइनस y1 तो x2 माइनस x1 हो गया। तो इसको हम ग्राफ का स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। अभी समझो, मानो कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की उसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड किया तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये कौन है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। जो हमारा ग्राफ आया कर्व, कर्व क्या आया? स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन आई हमारी ग्राफ की, जो हमने रिलेशन ड्रॉ किया, और वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो ये दो पैरेलल लाइन है और ये इसकी इंटरसेक्शन लाइन, तो जो ये एंगल थीटा, तो हमने मान लिया कि जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। जो ये एंगल थीटा होगा तो ये थीटा होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन और ये इसकी इंटरसेक्शन लाइन, ये भी पैरेलल लाइन, ये भी इंटरसेक्शन लाइन, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, कोई भी ले लो। आगे जाओगे तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। तो चलो यहां पे गौर करते हैं। अभी यहां पे तो यहां पे tan थीटा यूज करता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट डेल्टा y एडजेसेंट डेल्टा x, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इट इज tan थीटा। तो स्लोप हम दो तरीके से लिख सकते हैं, वन डायरेक्टली फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स y2 minus y1 upon x2 minus x1, and second is tan theta, tangent value of angle made by line with positive x-axis. So if a line makes an angle theta with positive x-axis, its slope is tan theta. कैसा है वो पता चला? ओके चलो, अभी मैंने P से Q का स्लोप मैंने मेजर किया, P से Q का स्लोप, उसकी जगह पे मैं Q से R का स्लोप करूंगा तो क्या उतना ही मिलेगा? उतना ही मिलेगा। क्यों भाई? ये सब इंटरसेक्शन लाइन, ये सब पैरेलल लाइंस है, और ये उसकी इंटरसेक्शन लाइन, तो जो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो एंगल सबका सेम ही होगा। हाँ कि नहीं? तो याद रखो, जो स्ट्रेट लाइन होगी उसका एंगल सेम ही होगा। अब पूरी लाइन पे कोई भी दो पॉइंट ले लो, कोई भी P Q R S T U पूरी एबीसीडी ले लो, यहाँ पे ग्राफ सेम ही आएगा। सो द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। नाउ in this equation, but this is the linear equation where y has a 1 power, x has a 1 power, and it is denoted by y, it is written as y is equal to mx plus c. It is written as y is equal to mx plus c. So if y has a 1 multiple, उसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, और x का कौन है? m, तो जो x का मल्टीपल होगा, को मल्टीपल, वो होगा स्लोप। क्या होगा? स्लोप होगा। तो देखो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये तो यहां पे जब x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो ये आएगी c, वो y की वैल्यू मिलेगी मुझको, बराबर है। और जो m आएगा x का मल्टीपल, वो क्या आएगा? मुझको स्लोप मिलेगा। ओके, तो यहां पे लिखता है ये अपना इक्वेशन था, ax plus by plus c is equal to 0। चलो उसमें से y को सब्जेक्ट बनाओ, तो by is equal to minus ax minus c, और फिर b से डिवाइड कर दो, तो b से डिवाइड कर दो, तो फिर y is equal to minus a by bx minus c by b। तो यहाँ पे x का जो कोऑर्डिनेट होगा, जो मल्टीप्लायर होगा, बराबर है, उसको बोलेंगे स्लोप। तो ये क्या होगा? आपका m, स्लोप m is equal to minus a by b, बराबर। चलो अभी ये जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। कैसे भाई? समझे हम? एंगल कितना बना है? थीटा, और थीटा देखो तो यहाँ पे एक्यूट एंगल है, 0 और 90 के बीच में। ये x एक्सिस, उसके साथ ये लाइन ने एंगल बना है, ये 0 से 90 के बीच का ही कोई रहेगा। मानो कि लाइन ऐसी है तो भी ये रहेगा, लाइन ऐसी है तो भी 0 से 90, मतलब ये जो ग्राफ है वो भी एंगल कितना बना रहा है? लेस देन 90। जो लेस देन 90 होगा तो स्लोप इज पॉजिटिव, 0 से 90 के बीच का एंगल। बट मैंने यहां पे लिखा, इफ एंगल थीटा इज बिटवीन 0 to 90, स्लोप इज पॉजिटिव। लेकिन मान लो कि यहां पर ये आपकी y एक्सिस है और स्लोप आपका ऐसे जा रहा है, तो ये स्लोप की जो लाइन है, ये जो कर्व जो आपका है, उसकी लाइन वो x एक्सिस है, जो x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है
वो एंगल ग्रेटर देन 90 है। देखो यहां से ये एंगल ग्रेटर देन 90, और ग्रेटर देन 90 मतलब 90 और 180 के बीच में, तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव है, हाँ कि नहीं? तो स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है। चलो और एक तरीके से सीखते हैं। चलो यहां पे हमने रेशियो क्या लिया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जब आपका ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे, तो आपका x1 यहां पर होगा, y1 यहां पे होगा, x2 यहां पे होगा, y2 यहां पे होगा। तो x2 ग्रेटर देन x1, x2 ग्रेटर देन x1 एंड y2 ग्रेटर देन y1। तो y2 ग्रेटर देन y1, तो आपका न्यूमरेटर प्लस आएगा। x2 माइनस x1, तो x2 बड़ा है, x1 छोटा है, तो ये भी जो माइनस आएगा वो भी नेगेटिव, जो सब्ट्रैक्शन करेंगे तब आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो आपका स्लोप पॉजिटिव होगा। तो ये आपका पॉजिटिव स्लोप। यहां पे देखो, जब x1 वैल्यू इतनी थी तो y1 इतना था, जब x2 इतनी हुई तो y1 इतना हुआ। तो मतलब समझा, x की वैल्यू x1 में से x2 इंक्रीज हुई, तो y की वैल्यू y1 में से y2 डिक्रीज हुई। मतलब एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो उसी कंडीशन में हम जब लेंगे तो देखो, तो x2 माइनस x1, x2 इज ग्रेटर देन x1, सो इट विल बी पॉजिटिव, बट y2 इज लेस देन y1, तो दिस reduction is negative. So one is positive, second is negative, then the ratio is negative. It means the slope is negative. बराबर? तो दो तरीके से हम सीखे। If angle theta is between 0 to 90, slope is positive. If it is greater than 90, the slope is negative. अभी एक देसी तरीके से सीखते हैं। कौन से तरीके से? देसी। चलो मैं कहां पर खड़ा हूं? ओरिजिन पे खड़ा हूं, और अभी मैं ऐसे चलते चलते जाऊंगा आगे। जो मैं चलता चलता आगे जाऊंगा तो मुझको लाइन पे चढ़ना है कि उतरना है? तो मानो कि मैं ऐसे जा रहा हूं यहां पे, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो मैं देखो सीधा सीधा जा रहा हूं, यहां से यहां तक तो सीधा सीधा जा रहा हूं। मतलब सीधा सीधा जा रहा है तो कुछ स्लोप जैसा है नहीं, लेकिन यहां से फिर हम स्ट्रेट चढ़ते हैं ऐसे, तो यहां से स्लोप चालू हो रहा है और हम ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब ऊपर चढ़ेंगे तो स्लोप पॉजिटिव। आपको कंपलसरी ओरिजिन पे खड़ा रहना है, और ओरिजिन से खड़ा रह के आपको कहां पर जाना है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाना है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और आप स्लोप चढ़ रहे हो तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन मानो कि आप ओरिजिन पे खड़े हो और फिर आप जा रहे हो आगे, तो आप स्लोप उतर रहे हो, जो उतर रहे हो तो वो नेगेटिव होगा। बरोबर है? तो समझो, जो स्लाइड होती है, हम स्लाइड करते हैं ना बच्चे, तो वहां पे ऊपर चढ़ेंगे तो पॉजिटिव, नीचे उतरेंगे तो नेगेटिव, तो ये स्लोप पॉजिटिव होगा और ये स्लोप नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया? तो याद रखो, आप यहां से ऊपर जाओगे तो इंक्लिनेशन जो होगा, इंक्लिनेशन सेम है तो स्लोप कांस्टेंट। यहां पे इंक्लिनेशन सेम है तो स्लोप कांस्टेंट, लेकिन यहां पे स्लोप पॉजिटिव, यहां पे स्लोप नेगेटिव। बरोबर है? देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, इरेगुलर स्लोप पे जाते हैं। बरोबर? देख लो ये, चलो और एक रिलेशन पढ़ते हैं, y और x, और हमने जो ग्राफ यहां पे ड्रॉ किया वो ग्राफ ऐसा है। उसका मतलब यहां पे ग्राफ कंटिन्यूअसली वेरी हो रहा है। तो यहां पे देखो, मैंने आपको समझाया कि आपको यहां से चढ़ना चालू करना है, एक्स एक्सिस ओरिजिन पे खड़े हो और एक्सिस एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपको जाना है। तो आप जा रहे हो तो क्या इंक्लिनेशन कांस्टेंट है? नहीं। आप जैसे जैसे जा रहे हो ग्राफ का स्लोप इंक्लिनेशन इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब इंक्लिनेशन इंक्रीज होता जाएगा तो उसका मतलब क्या कि ग्राफ का स्लोप वेरी हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहां पे। बरोबर है? तो यहां पे आप खड़े हो, जैसे जैसे आगे जाओगे आपको ऊपर चढ़ना है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे चढ़ना डिफिकल्ट होता जाएगा। तो जितना डिफिकल्ट होता जाएगा मतलब क्या, इंक्लिनेशन ज्यादा हो रहा है, और इंक्लिनेशन ज्यादा हो रहा है मतलब स्लोप यहां पे इंक्रीज हो रहा है। ओके, स्लोप वेरीज एट डिफरेंट पॉइंट्स हियर, देयरफॉर स्लोप इज इरेगुलर। चलो अभी स्लोप इरेगुलर है तो हम बोल नहीं सकते कि ग्राफ उसका स्लोप कितना, क्योंकि स्लोप तो कंटिन्यूअसली वेरी हो रहा है, उसकी कोई एक वैल्यू नहीं होगी।
तो पूरे जो ग्राफ है, पूरा ग्राफ है, उसका स्लोप अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है यहां पे P पे मुझको स्लोप फाइंड करना है। पता चला मैं क्या बोला मैं, कि यहां पे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है कि थ्रू आउट लाइन आपको सेम स्लोप मिलेगा। यहां पे तो इरेगुलर शेप है, तो यहां पे आपको स्लोप कंटिन्यूअसली डिफरेंट मिलेगा। यहां का स्लोप, यहां का, यहां का, यहां का, हर एक जगह पे स्लोप अलग होगा। तो आपको एनी पॉइंट एट इंस्टेंट पॉइंट वहां पे आपको स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो P पॉइंट पे स्लोप कितना, तो वो कैसे मेजर करेंगे? तो एक काम करेंगे, हमको P पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है, तो P पे जो कर्व है हमारा, ग्राफ का जो कर्व आया, उसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे क्या ड्रॉ करेंगे? इसको टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने। भाई ये टेंजेंट को मैं पीछे एक्सटेंड करता हूं, ये एक्सटेंड किया मैंने, ये तो यहां पे एंगल बना रहा है थीटा। चलो यहां पर, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ये टेंजेंट को मैंने पीछे एक्सटेंड किया, यहां पे एक्सटेंड किया, तो ये एंगल कितना बना? θ2, बराबर है। तो सपोज एंगल्स आर मेड, सपोज द एंगल्स आर मेड बाय टेंजेंट्स दिस एंड दिस ड्रॉन एट पॉइंट्स P एंड Q। P पे आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, Q पे आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया। ये टेंजेंट को एक्सटेंड करोगे तो वो x एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रहा है, ये टेंजेंट ये θ2 बना रहा है। देयरफॉर स्लोप एट पॉइंट P, तो P पे स्लोप कितना? भाई हमको पता है कि कोई लाइन थीटा एंगल बनाएगी तो उसका स्लोप tan थीटा। तो यहां पे P का स्लोप, P पॉइंट पे स्लोप tan θ1 और स्लोप एट पॉइंट Q इज अ tan θ2। तो आप हर एक पॉइंट अलग अलग लेंगे तो उसका टेंजेंट भी अलग मिलेगा। यहां पे कर्व्ड है इसलिए तो वो एंगल भी अलग बनाएगा, तो आपको स्लोप मिलेगा। लेकिन जो स्लोप मिलेगा वो एट अ पर्टिकुलर डेड पॉइंट पे मिलेगा, सिमिलर स्लोप यहां पे नहीं होगा। हाँ कि नहीं? ओके चलो, लेकिन अभी बात करते हैं, मुझको ये P पॉइंट है और Q पॉइंट है, और यहां पे मुझको क्या करना है? एक एवरेज स्लोप फाइंड करना है। एवरेज क्या फाइंड करना है? एवरेज स्लोप। भाई एवरेज स्लोप फाइंड करना है जो भी इंटरवल में, वो इंटरवल में आप दो पॉइंट को लाइन सेगमेंट से कनेक्ट कर दो। मुझको P से Q का एवरेज स्लोप चाहिए। यहां कम है, आगे जाके इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मुझको तो एवरेज स्लोप चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, P से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा। P से मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, देखो ये, और ये आगे आके यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने एंगल पे? थीटा। If line segment PQ makes an angle theta with positive x-axis, the average slope of PQ is given by tan theta। हाँ कि नहीं? तो कोई पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और उसका एंगल थीटा बनेगा, तो वो एट एनी डेट पॉइंट, पर्टिकुलर डेट इंस्टेंट पॉइंट पे आपको स्लोप देगा। तो यहां का स्लोप tan θ1, यहां का स्लोप tan θ2, लेकिन आपको जो भी दो पॉइंट के बीच में एवरेज स्लोप चाहिए, दोनों को कनेक्ट करके जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो जितना एंगल बनाएगा थीटा, तो आपका स्लोप बनेगा tan थीटा। हाँ कि नहीं? हो गया क्लियर? देख लो, चलो फिर डिफरेंट स्टेप्स देख लेते हैं, बरोबर? देख चलो, तो डिफरेंट यहाँ पे शेप स्लोप्स देख लेते हैं, बरोबर? डिफरेंट जो लाइंस है, कर्व्स है, उनके शेप देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले y वर्सेस x का ग्राफ। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। भाई हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 0, तो आपका स्लोप 0। नहीं तो दूसरे तरीके से मैंने बोला था कि आप यहां से चल के आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। यहां से आपको चलते चलते पॉजिटिव डायरेक्शन में आना है, तो आपको कोई भी इंक्लिनेशन पे चढ़ना नहीं पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल ही आ रहे हो, मतलब स्लोप कितना होगा? 0। सेकंड में देखो, भाई सेकंड में आप आ रहे हो, यहां आके लाइन बिल्कुल वर्टिकल हो गई। भाई वर्टिकल हो गई तो आप चढ़ ही नहीं पाओगे, मतलब स्लोप कितना हो गया?
इनफाइनाइट, या तो फिर ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, tan 90 इज इनफाइनाइट, तो स्लोप हो जाएगा इनफाइनाइट। इन थर्ड, हियर इज अ स्ट्रेट लाइन बट इट मेक्स एंगल थीटा बिटवीन 0 to 90, otherwise you are walking from origin to positive x direction and you are climbing on the slope there and climbing and climbing and climbing, therefore slope is positive and it is constant because it is a straight line. Similarly in 4, here is a straight line, so slope will be positive, but when you are moving towards positive x axis you are coming down, therefore the slope is negative. Otherwise angle is angle is theta, my angle is theta and it is between 90 to 180, so slope is negative. Here this curve is like this, तो जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मुझको इंक्लिनेशन कम है, देखो इसका जो टेंजेंट है वो कम एंगल बना रहा है, मैं जैसे जैसे आगे जाऊंगा उसका जो टेंजेंट होगा उसका एंगल इंक्लिनेशन ज्यादा होता जाएगा, तो इंक्लिनेशन इंक्रीज हो रहा है और हम चढ़ भी रहे हैं, मतलब स्लोप पॉजिटिव। यहां पर हम चढ़ रहे हैं मतलब स्लोप तो पॉजिटिव है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे वर्टिकल जो है वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, ऐसे मतलब इसका जो टेंजेंट है वो धीरे धीरे ऐसे हो रहा है, मतलब यहाँ पे स्लोप डिक्रीज है, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, बट स्लोप इज पॉजिटिव। यहाँ पे हम यहां से स्लाइड करके नीचे आ रहे हैं, तो इनिशियली हम धीरे धीरे स्लाइड हो गए, लेकिन जैसे आगे जाएंगे इंक्लिनेशन बढ़ रहा है तो स्लोप ज्यादा होगा, लेकिन हम नीचे आ रहे हैं मतलब स्लोप नेगेटिव है। यहां पर इनिशियली हम जल्दी से नीचे आएंगे, लेकिन धीरे धीरे फिर ऐसे आएंगे, मतलब यहां पे स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हम उतर रहे हैं मतलब स्लोप नेगेटिव ही है। यहां पे देखो ये क्या लिखा हमने, यहां पे y x, यहां पे आपको ये मिला, तो 0 से a, भाई 0 से a स्लोप पॉजिटिव है, फिर a से b नेगेटिव है, a b से नेगेटिव है, और b to c फिर से स्लोप पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, फिर से इंक्रीज भी हो रहा है, कई जगह पे जीरो भी हो रहा है। कहां पर, भाई a पॉइंट में अभी मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये आएगा, b पॉइंट पे टेंजेंट ये आएगा, c पॉइंट पे टेंजेंट यहाँ पे आएगा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगा, तो ए बी सी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा। चलो अभी मैं आपको पूछता हूं कि कहां पे स्लोप सबसे ज्यादा है, ये पूरे कर्व में कहां पे स्लोप सबसे ज्यादा है, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि बीसी जो है वो सबसे बड़ा स्लोप है, तो वो गलत है। पर जो बीसी है वो लॉन्ग है, लेकिन हाइट उसकी ज्यादा नहीं है, समझो उसका इंक्लिनेशन कम है, तो विच इज द बिगर स्लोप इन दिस कर्व, तो BC वो लंबा है लेकिन बिगर नहीं है, क्यों भाई, इट इज लॉन्गर बट नॉट अ बिगर, बिकॉज इट्स लाइन सेगमेंट BC मेक्स एंगल दिस मच एंड दिस फॉर OA एंगल बड़ा होगा, तो यहां पे कौन बड़ा एंगल बना रहा है, तो OA लाइन सेगमेंट होगा वो बड़ा एंगल बनाएगा, तो यहां पे स्लोप OA सबसे बड़ा होगा एंड स्लोप ऑफ OA इज बिगर देन, बराबर है, बिगेस्ट लिखता हूं, बिगेस्ट, बराबर, BC इज लॉन्गर बट नॉट अ बिगेस्ट। क्लियर हो गया, पक्का, देख लो, चलो एक बार ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो लास्ट देख लेते हैं आप, नॉट्स। हमने ग्राफ में क्या पढ़ा, ग्राफ के स्लोप में हमने पढ़ा कि स्लोप इज द रेशियो ऑफ द y एक्सिस, चेंज ऑफ y एक्सिस क्वांटिटी टू चेंज ऑफ x एक्सिस क्वांटिटी। तो हमने
जब स्लोप फाइंड किया तो हमने रेशियो लिया, difference of y-axis, y coordinates to the difference of x coordinate. So the slope of graph gives the value of a quantity. हम स्लोप फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? रेशियो किसका? y एक्सिस की जो क्वांटिटी है उसका डिफरेंस अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी का डिफरेंस. So the ratio gives the quantity. Which quantity? Slope of graph gives the value of that quantity which is a ratio of y axis quantity to x axis quantity. ओके, तो चलो मान लेते हैं कि हमने ग्राफ ड्रॉ किया, इसका पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ. तो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, तो वो हमको क्या देगा? स्लोप गिव्स द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. क्यों भाई? क्योंकि हमको पता है कि वेलोसिटी इज व्हाट? Velocity is equal to displacement upon time. And what is a displacement? Displacement is a difference of position. वो आगे जाके पढ़ेंगे हम. तो पोजीशन में डिफरेंस आएगा तो हम बोलेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो here from the graph we are taking a ratio of change of position. It is a time displacement to the change of time. It is a time interval. So we will take ratio of displacement to time interval and it is the velocity. So the slope of position versus time graph gives us velocity. Similar, slope of velocity versus time. So on y axis we will take velocity and x axis we will take time. So therefore the difference of velocity delta v upon difference of time delta t will be our ratio. Delta v upon delta t, it gives the acceleration. Okay, so slope of velocity versus time graph gives the acceleration, change of velocity and it upon time interval. तो याद रखो कि जब भी हमको स्लोप फाइंड करने को बोलेंगे और करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी कौन सी होगी, तो जो y एक्सिस की क्वांटिटी होगी और x एक्सिस की क्वांटिटी होगी, दोनों का रेशियो लेके जो क्वांटिटी बनेगी उसकी वैल्यू हमको स्लोप देगा. चलो आगे, लास्ट वन. आगे बढ़ते हैं. एरिया एंक्लोज्ड बाय ग्राफ. एरिया एंक्लोज्ड बाय द ग्राफ. चलो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो ये एक y वर्सेस x का ग्राफ है. फॉर इज मैंने ये लिया है कि जब x1 की वैल्यू x की वैल्यू x1 थी तब y की वैल्यू y1 है, y है. y की वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, y कांस्टेंट रह रहा है. x की वैल्यू चेंज होती रहती है फिर भी y की वैल्यू कांस्टेंट ही है. तो जब हम x की वैल्यू x2 लेंगे तो भी y की वैल्यू y2 ही है और ड्यूरिंग x1 टू x2 y कांस्टेंट ही है. तो चलो हमारे दो एंड पॉइंट्स ये मिले और ग्राफ हमको इतना मिला. ओके, नाउ व्हाट? यहां से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर ये जो रीजन आया है ये हमारा ग्राफ कौन है? ये वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे. तो ये जो रीजन बना उसका एरिया ग्राफ एंक्लोज करेगा. और एरिया एंक्लोज्ड बाय द ग्राफ ऑन x एक्सिस. चलो एरिया फाइंड करना है भाई, एरिया फाइंड करना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ कितनी? इतनी. लेंथ कितनी? x2 माइनस x1 और विड्थ कितनी? तो 0 टू y मतलब y. तो हमने जब एरिया फाइंड किया तो एरिया फाइंड करने में हमको क्या फाइंड करना पड़ा? प्रोडक्ट फाइंड. हमको प्रोडक्ट मिली. किसकी प्रोडक्ट? चेंज ऑफ y एक्सिस, चेंज ऑफ x एक्सिस. मतलब कि y एक्सिस पे जो चेंज आएगा वो 0 टू y और x एक्सिस पे वो x1 टू x2. तो जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो हमको दोनों क्वांटिटी की प्रोडक्ट मिलेगी. स्लोप फाइंड करेंगे तो y एक्सिस की क्वांटिटी और x एक्सिस की क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा. एरिया फाइंड करेंगे एंक्लोज्ड ग्राफ का तो हमको दोनों क्वांटिटी की प्रोडक्ट मिलेगी. सो एरिया एंक्लोज्ड बाय ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. ये जो एरिया आया वो एरिया हमको कौन सी क्वांटिटी देगा? So the area enclosed by the graph gives the value of that quantity which is a product of y-axis quantity to x-axis quantity. हाँ कि नहीं? तो x-axis पे जो क्वांटिटी है और y-axis पे जो क्वांटिटी है
वो दोनों का प्रोडक्ट होके जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्वांटिटी हमको जो एरिया है उसकी वैल्यू देगा, हाँ कि नहीं? क्लियर हो गया? ओके, तो मैंने यहाँ पे एक तो एग्जांपल दिया कि भाई एरिया एंक्लोज्ड बाय वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एरिया एंक्लोज्ड बाय स्लोप नहीं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम क्या देता था? एक्सेलरेशन। लेकिन मैंने बोला एरिया, एरिया एंक्लोज्ड बाय वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस गिव्स, चलो एरिया फाइंड करना है तो दो क्वांटिटी कौन है भाई? वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, प्रोडक्ट एरिया फाइंड करेगा तो क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट, तो वेलोसिटी एंड टाइम दोनों का प्रोडक्ट, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हमको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। सो द एरिया एंक्लोज्ड बाय वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एरिया एंक्लोज्ड बाय एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो एक्सेलरेशन क्या था? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम को सामने ला दे तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो द एरिया एंक्लोज्ड बाय द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑन axis, time axis gives the change of velocity. And last one, area enclosed by the graph of force versus displacement. x axis पे क्या लेंगे? फोर्स, और y axis पे क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो उसका जो एरिया एंक्लोज्ड होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट देगा, मतलब वर्क देगा। So the area enclosed by the graph of force versus displacement on displacement axis gives the value of work done. हो गया क्लियर? पक्का? हाँ कि नहीं? तो आपके आज ग्राफ का टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया। फंक्शन सीखे, व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट वेरिएबल्स x and y. So we can say that y is a function of x. It is related with x with any functional relation. Okay, second, thereafter क्या पढ़े हम? The graphical representation of the relation between x and y is known as the graph, graphical representation. ओके, ग्राफ कैसे डिफरेंट आएंगे वो मैंने आपको समझाया। ग्राफ के शेप क्या होंगे? x की एक पावर, y की एक पावर, दोनों प्रोपोर्शन में है तो स्ट्रेट लाइन। x कोई एक वेरिएबल की 2 पावर, कोई एक वेरिएबल की 1 पावर, तो पैराबोलिक आएगा। दोनों की 2 पावर और दोनों के कोएफिशिएंट मल्टीपल है, जो सेम होंगे तो सर्कल, सेम नहीं है और पॉजिटिव है तो हाइपरबोलिक। जो इनवर्स फंक्शन है उसके कैसे आएंगे वो भी आपको समझाया। फिर हमने समझा ग्राफ, व्हाट इज अ स्लोप ऑफ ग्राफ? स्लोप इज अ रेशियो ऑफ y कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट टू द डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, हाँ कि नहीं? ग्राफ कैसे पॉजिटिव है, कब नेगेटिव होगा, कब कांस्टेंट है, वो सब आपको मैंने समझाया। वेरिएबल कब होगा, इंक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है, वो सब मैंने आपको क्लियर करा दिया। एंड लास्ट वन, द एरिया एंक्लोज्ड बाय द ग्राफ गिव्स द प्रोडक्ट व्हिच इज द एरिया एंक्लोज्ड बाय द graph gives the that quantity, value of that quantity which is the product of y quantity and x axis quantity। बराबर है? तो चलो ये टॉपिक अपना क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तब लिमिट्स, डेरिवेशन, उसको डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो, एंड इंटीग्रेशन, इतना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपका ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज समझो मैंने क्या समझाई है। पता ना चले तो वीडियो फिर से एक बार देख लो, बराबर है? और फिर भी पता ना चले तो क्लास पे आ जाओ, समझा दूंगा मैं आपको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।